अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इस टॉपिक में कोई कंसेप्चुअल चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन इसमें इल्म में इजाफे के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं हर चीज़ आपको मुकम्मल मिसाल के साथ समझाऊंगा। अब हम देखते हैं कि बायोलॉजी ने इंसान की खिदमत सर्विस किस तरह से की है। अब वो कह रहा है कि साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बिन हेल्पिंग मैनकाइंड इन 3 वेज। 3 तरीक़ों से हेल्प किया इंसान की। एक तो इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, यानी आपकी खुराक में इजाफा करके, खुराक की पैदावार में इजाफा करके। फिर कम्बैटिंग डिजीज़, कम्बैट कहते हैं लड़ना, यानी बीमारियों से बचा के, बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हेल्प किया बायोलॉजी ने। फिर तीसरा है प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट। प्रोटेक्टिंग यानी इन्वायरमेंट को हिफाजत दे के, इंसान इन्वायरमेंट को महफूज बना के बायोलॉजी ने हेल्प की है। अब वो कह रहा है कि बायोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी जैसे जैसे हम बायोलॉजी में एडवांस हुए इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ, कहाँ फूड और हेल्थ में, हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। फूड में किस तरह, पहले क्या होता था, खुराक को महफूज करने के कोई ज़राए नहीं थे इतने अच्छे, जिससे बहुत सारी खुराक ज़ाया हो जाती थी। तो अब खुराक को महफूज करने के बड़े ज़राए मौजूद हैं। फिर दूसरा हेल्थ, पहले क्या होता था, बीमारी कोई एक मलेरिया चीचक आती थी तो लाखों लोग मर जाते थे, लेकिन बायोलॉजी की मदद से हम उन बीमारियों को समझने में और उन पर काबू पाने में हमें मदद मिली और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फूड प्रोडक्शन, यानी इन तीनों में से सिर्फ फूड प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि फूड प्रोडक्शन में इजाफा किस तरह से हुआ। अब स्टूडेंट्स, फूड प्रोडक्शन में इजाफा 2 तरीके से हो सकता है। एक तो हम प्लांट की पैदावार को बढ़ा देते हैं, दूसरा हमारी जो पैदावार है उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं। मसलन एक तो आपने क्या किया, प्लांट प्रोडक्शन बढ़ा दी। दूसरा हमने क्या किया, कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस, वो जो पैथोजेंस, पेस्ट, इंसेक्ट्स, फंजाई, बैक्टीरिया जो हमारी खुराक को ज़ाया करते थे उनको हमने कंट्रोल किया। अब हमने प्लांट प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाई, प्लांट प्रोडक्शन कह रहा है ट्रिमेंडियसली इंक्रीज, ट्रिमेंडियसली कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कैसे? 3 तरीकों से। एक तो इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, यानी जो हमारे पास पहले से मौजूद पौधों की वैरायटीज़ थी उनकी हमने पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया। फिर हमने क्या किया, डेवलपिंग न्यू हाई यील्ड वैरायटीज़, नई हाई यील्ड कहते हैं पैदावार, नई ज़्यादा पैदावार वाली वैरायटीज़ हमने डेवलप की। और साथ ही साथ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डिजीज़ रेजिस्टेंट कहते हैं ऐसी वैरायटीज़ जिन पे बीमारियों का अटैक ना हो सके। अब हमने ये 3 काम कैसे किए, हमने ये 3 काम 2 तरीकों से किए। एक तो तरीका है सेलेक्टिव ब्रीडिंग और दूसरा तरीका है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैं आपको पहले सेलेक्टिव ब्रीडिंग बताता हूँ कि हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग से किसी भी जानदार की पैदावारी सलाहियत किस तरह से बढ़ाते हैं, उसे डिजीज़ रेजिस्टेंस किस तरह से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारे पास एक काऊ है, फ़र्ज़ करें हम लेते हैं काऊ, गाय की नस्ल। एक नंबर 1 हमारे पास काऊ है, इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है ना, यानी पैदावारी सलाहियत, मिल्क प्रोडक्शन ये ज़्यादा है, मिल्क प्रोडक्शन तो ज़्यादा है, लेकिन इसमें ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है, बीमारी का अटैक इस पे बड़ी आसानी से हो जाता है। यानी एक खसूसियत है, मिल्क प्रोडक्शन है अच्छी, लेकिन ये डिजीज़ रेजिस्टेंट नहीं है। कोई हल्की फुल्की बीमारी आती है तो ये डेड हो जाती है, मर जाती है। और हमारे पास एक दूसरी नस्ल है काऊ की, इसमें क्या है, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिजीज़ रेजिस्टेंस नहीं है। जब इसमें क्या है, मिल्क प्रोडक्शन जो सी है वो कम है, लेकिन डिजीज़ रेजिस्टेंस इसमें मौजूद है। अब हम क्या चाहते हैं, हम मिल्क प्रोडक्शन भी चाहते हैं, हम डिजीज़ रेजिस्टेंस भी चाहते हैं, दोनों खसूसियात हम चाहते हैं। अब हम क्या, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं, इनकी नस्ल कुशी करवाते हैं, यानी इनकी ये मेल और ये फीमेल इनकी आपस में क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ब्रीडिंग से क्या होता है कि हमारे पास अगली जो नस्ल आती है उसमें मिल्क प्रोडक्शन की खसूसियात भी होती हैं, वो डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती है। लेकिन याद रहे ये कोई आसान तरीका नहीं है, ये बड़ा ही पेचीदा तरीका है, ये कई नस्लों तक करना पड़ता है। कई नस्लों के बाद आपको आपकी डिज़ायर्ड वैरायटी जो सी है वो आप कह लें हासिल होती है। तो ये तरीका है सेलेक्टिव ब्रीडिंग का। कह रहा है कि सेलेक्टिव द प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडर्स कहते हैं जो ब्रीडिंग करवाते हैं,
हैव डिवेल्प, उन्होंने बनाई हैं थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं अपनी मर्जी की खसूसियात, यानी हम जाहिर बात है वही खसूसियात चूज करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमारे लिए मार्केट वैल्यू जो इजाफा करती हैं, यानी जो हमें आप कह लें जिसके ज़रिए हमारी इकोनॉमिक्स में इजाफा होता है, तो उन खसूसियात को हम सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं को अगली नस्लों में हम फिक्स करते हैं। ये हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग। यूजिंग वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसे होती है? यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, यानी विरासत के हम कवानीन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे होता क्या है, न्यू बेटर, न्यू नहीं बेटर बेहतर, वैरायटीज ऑफ वीट, गंदम, चावल, मकई, चिकन, गाय और शीप, भेड़ों की वैरायटीज हमने तैयार की हैं। अब वीट, राइस और कॉर्न, ये तो हर साल नई से नई वैरायटीज मार्केट में इसकी आती रहती हैं। चिकन की वैरायटीज़ आप देख लें, आपने ब्रॉयलर सुना हुआ जो कि गोश्त का जरिया है, आपने लेयर सुनी हुई है जो कि अंडों का जरिया है। इसी तरह काओ के अंदर पाकिस्तान की जो वैरायटीज़ हैं, मतलब साहिवाल गाय, इसी तरह रेड सिंधी गाय। शीप के अंदर आप देखें कजली, ये आप क्या लें सरगोदा की एक ब्रीड है जिसके आँख काली होती है। तो ये सारी की सारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए बनाई गई हैं। अच्छा, अब इसमें बता रहा है कि जो पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं हैव डेवलप ब्रॉयलर फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप मीट। ब्रॉयलर, ये जो ब्रॉयलर है ना, एक तो क्विक कहते हैं फौरन, और चीप सस्ता जरिया है। अब देखें जो हमारी देसी मुर्गी है वो 6 माह के अंदर मुकम्मल जवान होती है, लेकिन इसके बावजूद उसका वजन बमुश्किल 1 किलो या 1.5 किलो तक होता है। लेकिन जो ब्रॉयलर है वो सिर्फ और सिर्फ 32 से 36 दिन के अंदर अंदर वो 2 kg वेट अटेन कर लेती है। यानी आप कह लें 1.5 माह से भी कम वक्फे में आपको 2 किलो गोश्त हासिल होता है, जबकि देसी से वो 6 माह में भी 1.5 किलो। और एक तो वक्त एक क्विक फौरन और चीप, यानी वो सस्ता भी होता है। और जो ब्रॉयलर है वो थोड़ी ग़िज़ा खा के ज़्यादा वेट अटेन करती है। तो ये कैसे पैदा की? ब्रीडिंग के ज़रिए इसको पैदा किया गया। और याद रहे जब इसको पैदा किया गया था 1970s-18s में, तो तब ये 52 दिन के अंदर 2 kg वेट अटेन करती थी। लेकिन आस्ता आस्ता ब्रीडिंग के ज़रिए इसमें बेहतरी लाते गए, अब ये 32 से 36 दिन में 2 kg वेट अटेन करती है। दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किस तरह पौधे की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हैं या डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पर आपके पास ये है जी, फर्ज करें वीट, गंदम। अब जो ये फर्ज करें ये है जी राइस, चावल। और आपके पास ये दूसरा प्लांट है कॉर्न। आपने देखा राइस के अंदर क्या होता है कि जो एक बीमारी है फंगस की जिसे हम कहते हैं स्मट, जिससे आप कह लें कि पूरे का पूरा सिट्टा जो सा वो काला हो जाता है, वो बीमारी राइस के अंदर नहीं लगती। लेकिन कॉर्न के अंदर वो स्मट की बीमारी आती है जिससे कॉर्न का पूरा सिट्टा काला हो जाता है, पूरी फसल तबाह हो जाती है। हमने ये देखा कि राइस के अंदर उस बीमारी, वो जो फंगस की बीमारी है ना स्मट, उसके रेजिस्टेंस का जीन मौजूद है। हम क्या करते हैं, हमने वो जीन राइस से निकाला, हमने वो जीन कॉर्न के अंदर डाल दिया। अब राइस का उस बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस का जो जीन है वो हमने किस में डाल दिया? कॉर्न में। अब ये जो कॉर्न है, ये कॉर्न क्या हो गई, अब इसमें भी बीमारी के खिलाफ क्या आ गई? मुज़ाहमत आ गई। और इसमें हमने चूंकि बैरूनी जीन डाला है तो अब ये क्या बन गई? ये बन गई ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक कहते हैं ऐसा जानदार जिसका आप जीन्स को तब्दील कर दें, यानी इसमें कोई बैरूनी जीन दाखिल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांसजेनिक। ट्रांस कहते हैं तब्दील शुदा, जेनिक जीन जिसका जीन्स आप यानी इसमें कोई बैरूनी डीएनए दाखिल करें। तो अब आपके पास ये जो कॉर्न की बीमारी है ये क्या हो गई? ये डिजीज रेजिस्टेंट हो गई। अब हमने इसकी अगली नस्ल पैदा करनी है। हमारे पास एक पौधा तो आ गया, हम चाहते हैं इसके लाखों पौधे पैदा करें। तो हम इसके लाखों पौधे पैदा करते हैं क्लोनिंग के जरिए। कैसे पैदा करते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं किसी भी जानदार की कॉपी पैदा करना, यानी उसी जैसे जानदार पैदा करना। अब पौधों में क्लोनिंग का जरिया होता है टिश्यू कल्चर के जरिए। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो कॉर्न है ट्रांसजेनिक, इसके हम क्या ले लेंगे? टिश्यू ले लेंगे, किसी भी हिस्से के, प्लांट स्टेम के टिश्यू ले लेंगे, लीफ के टिश्यू। फिर इन टिश्यू को हम टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे।
इनको हम रूटिंग हार्मोन देंगे, रूट्स निकलेंगे, शूटिंग हार्मोन देंगे, शूट्स निकलेंगी, और इस तरीके से हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए इसके लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का तरीका है जिसके ज़रिए हम डिजीज़ रेजिस्टेंस जो वैरायटीज़ हैं वो तैयार कर सकते हैं। देखें जी, जीन्स फॉर द डिजीज़ रेजिस्टेंस एंड अदर डिज़ायरेबल करैक्टर्स, या तो जीन किसके, डिजीज रेजिस्टेंस के, या अदर डिजायर, कोई भी करैक्टर जो कि हमारे लिए डिजायरेबल है, जो हम चाहते हैं, आर इंट्रोड्यूस्ड, उनको दाखिल किया जाता है इनटू प्लांट्स, पौधों में, यूजिंग द तकनीक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक को इस्तेमाल करके। देखें जी, सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स, यानी जिसके अंदर हमने जीन को डाल दिया उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक की डेफिनेशन क्या है, प्लांट्स हैविंग फॉर्म डीएनए, फॉर्म कहते हैं बैरूनी डीएनए, इनकॉर्पोरेटेड, दाखिल किया गया इनटू देयर सेल, ऐसे पौधे जिनमें कोई बैरूनी डीएनए दाखिल किया गया उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। कह रहा है कि सच ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड, प्रोपेगेट कहते हैं उनको हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनको पैदा कर सकते हैं, यानी उनकी नस्ल बढ़ा सकते हैं बाय क्लोनिंग, किसके जरिए, क्लोनिंग के जरिए, यूजिंग स्पेशल तकनीक। अब क्लोनिंग के जरिए, क्लोनिंग के मकसद के लिए हम कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, सच एज टिश्यू कल्चर तकनीक, पौधों में कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू कल्चर। तो अब ये क्लोनिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली कहते हैं विरासती तौर पर आइडेंटिकल, एक जैसी, कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल, जानदारों की या सेल की कॉपियां तैयार करना बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग जो सा है वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर, ये सॉरी जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम किस तरह से किसी भी जानदार को डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाते हैं। कि मैंने डिजीज़ रेजिस्टेंस की मिसाल दी, आप कोई और खुसूसियत भी देख सकते हैं, उसमें आप कह सकते हैं उसका हाइट का जीन भी डाल सकते हैं, उसमें कोई पैदावार का जीन भी डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया प्लांट प्रोडक्शन को हम किस तरह से बढ़ाते हैं। अब दूसरा तरीका है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का, कि फूड को जो नुकसान देने वाली चीज़ें उनको ख़त्म कर दिया जाए। मसलन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजेंस और पेस्ट, हम क्या करते हैं, प्लांट के पैथोजेंस या पेस्ट को, अब याद रखें पैथोजिन किसे कहते हैं, पैथोजिन कहते हैं बीमारी पैदा करने वाला कोई भी जानदार, वो इंसेक्ट हो सकता है, वो फंगस हो सकती है, वो बैक्टीरिया हो सकता है। और दूसरा पेस्ट, पेस्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, पेस्ट कहते हैं एनी ऑर्गेनिज्म आइदर इंसेक्ट, फंजाई और बैक्टीरिया दैट डिस्ट्रॉय और क्रॉप और स्टोर्ड फूड, ये पेस्ट की डेफिनेशन है। एनी बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय और फूड और स्टोर्ड फूड, या डिस्ट्रॉय और क्रॉप और स्टोर्ड फूड, ये जो हमारी क्रॉप को तबाह करे या हमारी जो स्टोर है, जो हमने महफूज की हुई है खुराक, उसको तबाह करे, उसमें कहते हैं पेस्ट। या दूसरे लफ्ज़ों में कहें ऐसा जानदार जो आपकी खुराक में आपका शराकतदार बने। मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं अपने क्लासरूम के अंदर और आप नान टिक्की लेके आए, नान टिक्की खा रहे हैं, आपका कोई दोस्त आ गया जिसको आप नान टिक्की नहीं देना चाहते, लेकिन वो आपके साथ आपके खाने का हिस्सा बन गया, तो टेक्निकली डेफिनेशन के लिहाज से वो भी आपके लिए क्या है, पेस्ट है। यानी कोई भी जानदार जो आपकी खुराक का हिस्सा बने और आप उसको उसके साथ खुराक शेयर ना करना चाहें, तो वो क्या कहलाएगा, पेस्ट। अब देखें, अब पेस्ट को और पैथोजिन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसका पहला तरीका है केमिकल कंट्रोल, यानी हम उसके ऊपर केमिकल अप्लाई करते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अब देखें जी, प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट्स, यानी पैथोजेनिक बीमारी पैदा करने वाले फंजाई और इंसेक्ट्स, पेस्ट ऑफ क्रॉप, पौधों के, विच वीकेंड द प्लांट, वीकेंड कहते हैं जो वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं प्लांट्स, पौधों को, एंड रिड्यूस द यील्ड, रिड्यूस कम करते हैं यील्ड, पैदावार को। हैड ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली कहते हैं रवायती तौर पर हम क्या करते हैं, उनको बिन कंट्रोल, उनको कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग, इस्तेमाल करके केमिकल फंजीसाइड्स एंड केमिकल्स, केमिकल्स के जरिए हम इस्तेमाल करके उनको कंट्रोल करते हैं। केमिकल कौन से, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। फंजीसाइड किसे कहते हैं, केमिकल डैट किल द फंजाई, केमिकल डैट किल द इंसेक्ट्स, केमिकल डैट किल द पेस्ट। अब पेस्ट के अंदर याद रखें इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, फंजाई भी, लिहाजा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड भी हो सकती है वो, फंजीसाइड भी।
लेकिन याद रखें कि केमिकल कंट्रोल के कुछ नुकसानात हैं। इसकी वजह से यानी प्रॉब्लम यूज़ ऑफ केमिकल के इस्तेमाल से पोज कहते हैं डालना, यानी केमिकल के इस्तेमाल से आते हैं टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग। टॉक्सिक कहते हैं जहर को, यानी इंसान में टॉक्सिक लेवल जो है वो हाई हो जाता है। अब एक तो इंसान में टॉक्सिक लेवल आप बढ़ सकते हैं। देखें होता क्या है, आमतौर पर ना जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो रिकमेंडेड होते हैं कि आप ये केमिकल की बोतल इतने मिलीलीटर 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किसान तवज्जो नहीं करते। अगर वो 1 एकड़ के लिए 500 ml रिक्वायर्ड है ना, तो वो उसकी बजाय 1 लीटर डाल देते हैं, 2 लीटर डाल देते हैं। उनको उसके नुकसान का अंदाज़ा नहीं होता और वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट तो किल हो जाते हैं, लेकिन वो टॉक्सिक जोन से हैं वो पौधों पे रह जाते हैं, वो हम खाते हैं, हमारी खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। और दूसरा फिर ये भी रिकमेंडेड होता है कि आपने फंजीसाइड पेस्टिसाइड अप्लाई करके इस क्रॉप को इतने दिन बाद मार्केट करना है। हमारे किसान क्या करते हैं, उसको या अप्लाई किया अगले दिन मार्केट कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आप कह लें वो कार्सिनोजेनिक खुराक होती है। वो ऐसी सब्जियां जो सी वो कैंसर काजिंग होती हैं। यही वजह है कि हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं इनमें कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है, एज वेल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल जब आप पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का वो सबब बनती है, वो सॉइल पोल्यूशन का सबब बनती है, वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे कार आमद अच्छे खूबसूरत परिंदे जो उनसे वो ऐसी फसलों को खाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उस हवा में सांस लेने से रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां पैदा होती हैं। फिर चांस ऑफ इंसेक्ट्स बी बिकम रेजिस्टेंट टू इफेक्ट ऑफ केमिकल। चांस ये चांस है ऑफ इंसेक्ट का बिकमिंग रेजिस्टेंट, कि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू इफेक्ट ऑफ केमिकल, उन केमिकल के इफेक्ट से। अब ये एक जानदार केमिकल से रेजिस्टेंट कैसे होता है, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर 1 एकड़ की फसल है, फ़र्ज़ करें वहाँ पे जो पेस्ट हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी तादाद मिसाल दे रहा हूँ मैं 1000 इंसेक्ट्स हैं। तो जब आप उन पे केमिकल का स्प्रे करेंगे ना, फ़र्ज़ करें उन 1000 में से 950 इंसेक्ट मर गए, वो जो 50 जिंदा रह गए ना, मतलब वो कोई बेहोश हो गए, कोई सब वो बच गए उस केमिकल से। इसका मतलब है उन 50 के अंदर रेजिस्टेंस का जीन मौजूद था जिसकी वजह से वो बच गए। अब वो अगली नस्ल किसकी बढ़ेगी, उन्हीं 50 की। तो अगली नस्ल में उस केमिकल के खिलाफ रेजिस्टेंस होगी। तो जब आप अगली दफ़ा वो स्प्रे करेंगे तो मे बी 1000 में से सिर्फ 500 मरें, बाकी 500 बच जाएँ। अब उन 500 की नस्ल बढ़ेगी, तो जब अगली दफ़ा स्प्रे करेंगे तो 1000 में से शायद 100 मरें और 900 बच जाएँ। यानी हर दफ़ा आपको केमिकल की डोज बढ़ाना पड़ती है और 2-4 साल बाद आपको केमिकल ही बदलना पड़ता है। यानी केमिकल अप्लाई करने से इंसेक्ट को होता ही कुछ नहीं है। तो इस तरह से क्या होता है, इंसेक्ट में रेजिस्टेंस बन जाती है। तो एक तो ये कंट्रोल था केमिकल कंट्रोल। अब इसका हल क्या है कि हम केमिकल कंट्रोल का अल्टरनेट कौन सा कंट्रोल हो सकता है, वो है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कहते हैं लाइफ को लाइफ से कंट्रोल करना, जिंदा जानदारों को जिंदा जानदारों से कंट्रोल करना। मिसाल के तौर पर हमारी आमतौर पर गंदम की जो फसल है ना, उस पर एक सुस्त तेला एफिड कहते हैं वो अटैक करता है। अब उस सुस्त तेले को खाती है लेडी बर्ड बीटल, जिसको हम आम जुबान में अल्लाह की भैंस कहते हैं। अब वो लेडी बर्ड बीटल उस एफिड को खाती है। तो अब ये क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। वो अब इसमें इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं है, यानी जिंदा चीज़ों से जिंदा चीज़ों को कंट्रोल करना। बायोलॉजिकल कंट्रोल की डेफिनेशन, कंट्रोल्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के जरिए कंट्रोल। एलिमिनेट्स ऑल सच हैजर्ड, एलिमिनेट इससे ख़त्म हो जाते हैं ऑल सच हैजर्ड्स। हैजर्ड्स कहते हैं आप क्या लें, नुकसान, इससे तमाम नुकसान ख़त्म हो जाते हैं। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, कौन से नुकसान, जो केमिकल पेस्टिसाइड से नुकसान होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल में पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, पेस्ट को डिस्ट्रॉय ख़त्म किया जाता है बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के इस्तेमाल से, डेट कम्पीट विद, जो उनसे कम्पीट करते हैं। यानी वो कंपटीशन खुराक के लिए हो सकता है, रिहाइश के लिए हो सकता है, और इवन ईट दम, या उनको खा लेते हैं वो। अब देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे, एन एफिड, एक एफिड है तेला, डेट अटैक वॉलनट ट्री, जो कि अखरोट के दरख्त पे अटैक करता है, इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली, इसको हम बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं बाय वेस्प कहते हैं भीड़, एक भीड़ से इसको कंट्रोल किया जाता है। डेट पैरासिटाइज दिस एफिड,
अब ये वेस्प करता क्या है? अब वेस्प क्या करता है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास वो एफिड है। वेस्प क्या करता है, फीमेल वेस्प इसकी बॉडी को पंक्चर करती है और इसके अंदर एग ले कर देती है। अब उसके जो लार्वी हैं ना वेस्प के, वो लार्वी जब हैच होते हैं एग से तो इसी एफिड पे फीड करते हैं। एफिड को अंदर से सारा वो फीड करते हैं, खा जाते हैं, और फिर वो अडल्ट वेस्प जोन से वो निकलते हैं और वो फिर मज़ीद एफिड को जोन सा वो इसी तरह उसमें एग ले करते हैं। इस तरह से ये एफिड को क्या करते हैं, पैरासिटाइज करते हैं, उसको बीमार करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना, इसका ये अभी एक हिस्सा है। इसका अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में देखेंगे और उसी अगले हिस्से के बाद ही जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू आखिर में बताए जाते हैं वो इसके दूसरे पार्ट के बाद ही बताए जाएंगे। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा इसका जो खुलासा आप कह लें कि वन लाइनर आप सुन लें, वन लाइनर अगर आप जेहन में रह जाए तो आपको सारा लेक्चर पढ़ने में आसानी होगी। बायोलॉजी ने इंसान की खिदमत 3 तरीक़ों से की है, खुराक की प्रोडक्शन को बढ़ा के, बीमारियों के ख़िलाफ़ कम्बैटिंग डिजीज़, और तीसरा प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट। पहले जो है खुराक की प्रोडक्शन को किस तरह से बढ़ाया बायोलॉजी ने, उसके लिए उसने क्या किया, एक तो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ को इम्प्रूव किया गया और नई हाई यील्ड और डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ पैदा की गई। वो कैसे पैदा की गई, एक वो पैदा की गई सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए और दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, और दूसरा खुराक को हमने किस तरह बढ़ाया, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करके। एक कंट्रोल का तरीका केमिकल कंट्रोल और एक बायोलॉजिकल कंट्रोल। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।